इन्फ्लेशन का चैप्टर एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको दो भागों में प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले भाग में हम इन्फ्लेशन की डेफिनीशन, उसके प्रकार, कारण या सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। जब किसी देश में यह पाया जाता है कि सभी वस्तुओं की कीमत बढ़ती चली जा रही है, तो उस परिस्थिति को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति से सीधा सा अर्थ निकलता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा हो गई है। यह अर्थव्यवस्था के असंतुलन की स्थिति है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की मांग उनकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक हो जाती है। अनेक विद्वानों ने इन्फ्लेशन को परिभाषित करने का काम किया है। क्राउथर कहता है, इन्फ्लेशन इज द स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग और प्राइसेस आर राइजिंग। जब वह स्थिति जिसमें कि कीमतें बढ़ रही हों और मुद्रा का मूल्य गिर रहा हो, तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। हॉट्रे का कहना है, इन्फ्लेशन इज ए स्टेट ऑफ इशू ऑफ टू मच करेंसी। ऐसी अवस्था इन्फ्लेशन है जिसमें करेंसी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है। इसी तरह की परिभाषा केमरर ने दी है, इन्फ्लेशन इज द स्टेट ऑफ टू मच करेंसी इन रिलेशन टू द फिजिकल वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बीइंग डन। अर्थात मुद्रा की मात्रा जो बिजनेस हो रहा है वस्तुओं और सेवाओं का, उससे ज़्यादा हो गई है। और जॉनसन ने जो परिभाषा दी है, इन्फ्लेशन इज सस्टेन राइज इन प्राइसेस, यह ज़्यादा सही प्रतीत होती है, क्योंकि स्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमतें लगातार बढ़ती चली जाती हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में कुछ वस्तुओं की कीमतें घटती रहती हैं, कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ती रहती हैं। लेकिन जब हम इन्फ्लेशन कहते हैं कि किसी इकॉनमी में इन्फ्लेशन है, तो इसका मतलब है कि वहाँ कुछ गड़बड़ परिस्थितियाँ चल रही हैं, और इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन का जिक्र किया जाता है। इसकी पहली विशेषता ये है कि ये एक मौद्रिक प्रतिभास है, मोनेटरी फिनोमेना है। मोनेटरी फिनोमेना का मतलब ये होता है कि अगर मुद्रा नहीं होती तो ये घटनाएं नहीं होती। और ये सीधी सी बात है कि अगर मुद्रा नहीं होती तो किसी भी वस्तु की कीमत नहीं होती। वस्तु विनिमय प्रणाली में इन्फ्लेशन जैसी घटना नहीं हो सकती। जब मौद्रिक प्रणाली होगी तभी इन्फ्लेशन हो सकता। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कीमतों का बढ़ना, और बार्टर सिस्टम में कीमत नहीं होती। इसकी दूसरी विशेषता है कि इट्स मैक्रो इकोनॉमिक फिनोमेना। मैक्रो इकोनॉमिक फिनोमेना का मतलब है कि वो आर्थिक घटनाएं जो कि पूरी अर्थव्यवस्था पर लागू हो रही हों। किसी एक क्षेत्र में किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ रही हो तो हम उसको इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे, उसको हम पार्शियल इन्फ्लेशन, सेक्टोरल इन्फ्लेशन ऐसा शब्द कह सकते हैं। लेकिन हम उसको इन्फ्लेशन तभी कहेंगे जब कीमतों के बढ़ने का प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर देखा जा रहा हो। अर्थशास्त्री ये भी कहते हैं कि इन्फ्लेशन की घटना अपने आप समाप्त नहीं हो जाती है, इसको समाप्त करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का एक ऐसा स्पाइरल बनता है जो कि अर्थव्यवस्था में कीमतों को निरंतर बढ़ाता चला जाता है। अगली विशेषता है, ट्रू इन्फ्लेशन अकर्स ओनली आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी जो वास्तविक इन्फ्लेशन है, यानी मुद्रा की मात्रा दुगना हो जाने पर कीमत स्तर दुगना हो जाएगा, ऐसा पूर्ण रोजगार के बाद ही संभव है। पूर्ण रोजगार के पहले तो
इन्फ्लेशन के कई अन्य आर्थिक परिणाम भी होते रहते हैं। और इन्फ्लेशन को कभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये किस कारण से है। ये कभी डिमांड पुल हो सकती है, कभी कॉस्ट पुश हो सकती है, और कभी ये दोनों का मिला जुला स्वरूप होती है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को अनेक प्रकारों में बांटा जाता है। उसके मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं: पार्शियल इन्फ्लेशन एंड फुल इन्फ्लेशन। माना यह जाता है कि पूर्ण रोजगार के बाद मुद्रा पूर्ति जितनी तेजी से बढ़ती है उसका सारा असर इन्फ्लेशन के ऊपर होता है, उसको फुल इन्फ्लेशन कहते हैं। और जब तक पूर्ण रोजगार नहीं प्राप्त हुआ होने वाली इन्फ्लेशन को हम पार्शियल इन्फ्लेशन कहते हैं। ये फुल इन्फ्लेशन की अपेक्षा धीमी गति की होती है। ओपन इन्फ्लेशन एंड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। जब सरकारें इन्फ्लेशन को रोकने के लिए कोई नीति नहीं बनाती है, उसको अपने आप एडजस्ट होने देती है, तो उसे हम कहते हैं ओपन इन्फ्लेशन। लेकिन जब सरकार विभिन्न प्रकार की नीतियों से मांग और पूर्ति के बीच में पैदा हुए अंतराल को ठीक करने की कोशिश करती है, उन्हें कीमतों के बढ़ने को रोकने की कोशिश करती है, तो उसको हम सप्रेस्ड इन्फ्लेशन कहते हैं। डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन उस इन्फ्लेशन को कहते हैं जिसमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के कारण, समग्र मांग बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ती जा रही हों। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं जिसका वर्णन आगे किया गया है। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन है जो कि लागतों के बढ़ने के कारण होती है। जैसे मजदूरी की लागत बढ़ गई, पूंजी की लागत बढ़ गई, सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्स बहुत बढ़ गए। ऐसे इन्फ्लेशन को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन गति के आधार पर किया गया विभाजन है। जब कीमतें धीमी गति से बढ़ती हैं, 1%, 2% एक साल में बढ़ रही हों, तो उसको हम कहते हैं कि क्रीपिंग। लेकिन अगर वो 5 से 10% के करीब बढ़ रही हो तो उसको वॉकिंग कहते हैं। अगर 2 डिजिट इन्फ्लेशन हो, 10 से ज़्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं रनिंग इन्फ्लेशन। और हाइपर इन्फ्लेशन में कीमतें तो बेतहाशा बढ़ती हैं, कभी कभी ये एक हफ्ते में दुगनी हो जाती हैं, और लंबे समय में तो ये बिलियन % के करीब बढ़ जाती हैं, अरबों % बढ़ जाती हैं। सेक्टोरल इन्फ्लेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। इकॉनमी अनेक सेक्टर में बसी हुई होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मुख्य 2 सेक्टर हैं। इस तरह अगर किसी एक क्षेत्र में, माना कि कृषि क्षेत्र में अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो उसको हम सेक्टोरल इन्फ्लेशन कहेंगे। लेकिन अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कीमतें बढ़ रही हैं, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, सेवाओं की कीमत बढ़ रही है, प्राइमरी गुड्स बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इस तरह की इन्फ्लेशन को हम कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन कहते हैं। वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन उसे कहते हैं जो मजदूरी के बढ़ने के कारण होती है। प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन उसे कहते हैं जो प्रॉफिट की मार्जिन बढ़ा देने के कारण पैदा हो जाती हैं। और इसी तरह डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन उसे कहते हैं जो सरकारी बजट में घाटे के कारण बढ़ी हुई मुद्रा पूर्ति के कारण उत्पन्न होती है। स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में ये माना जाता है कि अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती चली जाएगी
क्योंकि उत्पादन का प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है, जिसमें अर्थव्यवस्था में कीमतें तो बढ़ती रहती हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था का विकास उतनी तेज़ी से नहीं होता जितनी तेज़ी से कीमतें बढ़ती रहती हैं। एक तरफ अर्थव्यवस्था में स्टैग्नेशन होता है और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी होता है। कोई अर्थव्यवस्था इन्फ्लेशन के दौर से क्यों गुजरती है, इसके संदर्भ में अनेक सिद्धांतों का निर्माण किया गया है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन थियरी ये बताती है कि अनेक कारणों से समय समय पर अर्थव्यवस्था में समग्र मांग जरूरत से ज़्यादा हो जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि कीमतों में वृद्धि देखी जाती है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थियरी यह मानती है कि किन्हीं कारणों से अर्थव्यवस्था में जब लागतें बढ़ने लगती हैं तो कीमतों का बढ़ना शुरू हो जाता है। केन्स द्वारा एक थियरी का विकास किया गया है जिसे इन्फ्लेशनरी गैप थियरी कहते हैं, और यह थियरी यह मानती है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन थियरी ये मानती है कि विकासशील देशों में उनकी संरचनात्मक गड़बड़ियों के कारण इन्फ्लेशन जैसी घटनाएं हमेशा बनी रहती हैं। इन सिद्धांतों का आगे विस्तार से वर्णन किया गया है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन उस इन्फ्लेशन को कहते हैं जिसके पीछे प्रमुख कारण बढ़ती हुई मांग होती है। इस चित्र में यह दिखाया गया है कि एस सप्लाई कर्व अपनी जगह पर स्थिर है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, किंतु मांग का वक्र डी1 से डी2 तक चला जाता है, फिर डी3 तक चला जाता है, फिर डी4 तक चला जाता है, और नए नए इक्विलिब्रियम E1, E2, E3, E4, 5 बनते चले जाते हैं, जिससे कीमतें निरंतर बढ़ती चली जाती हैं। अर्थात ऐसी परिस्थिति जिसमें डिमांड तेज़ी से बढ़ रही हो और पूर्ति घट रही हो या बहुत धीमी गति से बढ़ रही हो, अगर इन्फ्लेशन पैदा होती है तो हम उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। इस बढ़ती हुई मांग के अनेक कारण हो सकते हैं। पहला प्रमुख कारण हो सकता है मनी सप्लाई का बढ़ना। दूसरा कारण हो सकता है सरकारी व्ययों में वृद्धि, और तीसरा कारण हो सकता है घाटे की वित्त व्यवस्था, जिसमें अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा तेजी से बढ़ जाती है। टैक्स रिडक्शन भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि जब सरकार डायरेक्ट टैक्सेस को कम कर देती है तो लोगों की मांग बढ़ जाती है। इसी के अलावा पब्लिक डेट रिडम्पशन, यानी सरकार द्वारा पहले लिए गए ऋणों को वापस करने से भी अर्थव्यवस्था में लोगों के पास व्यय करने योग्य आय बढ़ जाती है और मांग बढ़ जाती है। एक्सेस एक्सपोर्ट डिमांड के कारण भी हमारे देश से बहुत सा सामान बाहर विदेशों की ओर जाने लगता है, जिससे देश के अंदर कीमतें बढ़ने लगती हैं। इसी के साथ साथ पॉपुलेशन का बढ़ना भी, और तेज़ी से खास करके माइग्रेशन के कारण अगर अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ जाती है और कीमतें बढ़ने लगती हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थियरी यह मानती है कि अर्थव्यवस्थाओं में कीमतें उस समय बढ़ने लग जाती हैं जबकि महत्वपूर्ण लागतों में बहुत तेज़ी से वृद्धि होने लगती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, डी मांग का वक्र है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन पूर्ति का वक्र SS1 बढ़ कर के SS2, उससे बढ़ कर के SS3, उससे बढ़ कर के SS4 हुआ जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कीमत स्तर में वृद्धि होती चली जा रही है।
विभिन्न प्रकार की लागतें